मिट्टी में मिलाएंगे। नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपको और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी झांसी से आपको बता दें, जहां झांसी पोस्टमार्टम हाउस में असद का पोस्टमार्टम हुआ है, तो वहीं आपको बता दें कि गुलाम मोहम्मद का भी पोस्टमार्टम हो चुका है। रात 2:10 पर दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया, तो वहीं गुलाम के परिजनों ने बॉडी लेने से इनकार कर दिया। हालांकि असद के मामा और रिश्तेदार आने की संभावना है। अभी तक कोई भी परिजन पोस्टमार्टम हाउस नहीं पहुंचा है। ये बड़ी और अहम जानकारी। गुलाम के परिजनों ने बॉडी लेने से इनकार कर दिया। हालांकि असद के मामा या रिश्तेदार आ सकते हैं शव को लेने के लिए। वही असद का झांसी में पोस्टमार्टम हो चुका है, तो गुलाम मोहम्मद का भी पोस्टमार्टम हो चुका है। वहीं अभी तक असद के परिजन जो है वो पोस्टमार्टम हाउस में नहीं पहुंचे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि असद के मामा या परिजन असद का शव लेने के लिए पोस्टमार्टम हाउस में आ सकते हैं, तो वही गुलाम के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। तो असद के जनाजे में उनके नाना उनके मौसा जो है जाएंगे बॉडी क्लेम करने के झांसी, और उनके नाना और उनके मौसा ही रहेंगे, और जो बाकी रिश्तेदार हैं जो दूर के हैं वो आ सकते हैं उनके जनाजे में। तो कुछ पता चला है कि कब वो निकलेंगे या कब वो मूव करेंगे? जानकारी के हिसाब से तो ये है कि रात में उनके नाना और मौसा जाएंगे बॉडी लेने के लिए झांसी। अच्छा, अतीक जी और अशरफ जी से पूछताछ कहाँ होगी? क्या आप लोग भी शामिल रहेंगे? माननीय न्यायालय सीजीएम कोर्ट के आदेश में उनके अधिवक्ता को उनके साथ रहने का आदेश है एक उचित दूरी पे, तो उस आदेश का पालन करते हुए हम उनके साथ रहेंगे। आप लोग मतलब उनके साथ रहेंगे? जी हाँ, हम उनके। क्या जनाजे में कोई परिवार का शामिल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? क्या आप लोग की तरफ से कोई अर्जी लगाई गई है या लगाई जा सकती है? क्योंकि परिवार के जितने सदस्य हैं सभी जेल में हैं। माता के खिलाफ भी जो है FIR उनके ऊपर इनाम घोषित है। चाची के ऊपर भी FIR हो चुकी है, उनकी बुआ है उनके ऊपर भी FIR है। तो ऐसी परिस्थिति में तो घर की महिलाएं नहीं हैं। और बात की जाए अगर अतीक और अशरफ की शामिल होने की, तो क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या वजह रहेगी कि पॉसिबिलिटीज नहीं बन पाएगी? क्योंकि कल माननीय न्यायालय बंद भी है, और अगर माननीय न्यायालय खुले होते तो कल उनके यहाँ कोर्ट में अर्जी दे के एक प्रार्थना पत्र दे किया जाता है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि जनाजे में शामिल करने का जो आदेश पारित करें। तो जहाँ जहाँ भी पूछताछ होगी वहाँ आप लोग शामिल रहेंगे? हाँ जी, पूछताछ दौरान कुछ हम ये 15 साल से कब्र में हाथ लगा दिया। 15 साल के थे जब हम। उसके बाद जब वालिद साहब के साथ आते थे देखते थे, उसके बाद वालिद साहब जब खत्म हो गए हैं तो हम कब्र खोदना स्टार्ट कर दिया। आज किसकी कब्र खोद रहे हैं? ये अतीक अहमद की लड़के की, असद की। असद की। कितना समय लग जाएगा? कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? हम लोग 4 लोग काम कर रहे हैं। अभी 4 से 5 घंटा भी टाइम और लगेगा। 4 से 5 घंटा टाइम और लगेगा। जी हाँ। इससे पहले आपने इस परिवार की और कितनों की कब्रें यहाँ पे तैयार करी है? उनके पिताजी की कब्र खोदी है हमने, और उनकी माँ की कब्र हमारे वालिद साहब ने खोदी थी। और किसी की कब्र है उस परिवार से? इस परिवार से और किसी कब्र नहीं है। और यहाँ पर 3 मिट्टी ये है। 3 मिट्टी जी। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी झांसी से दीपक हमारे साथ जुड़ गए। वहीं प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर और लखनऊ से तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, झांसी में जो है असद और गुलाम का पोस्टमार्टम करवाया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि झांसी में अगर करीब गुलाम का असद पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका था, और लगातार जब से रास्ते चल रहा है उनके मामा मौसा और लोग आ रहे हैं जो कि परिवार के। लेकिन अभी की अपडेट में आपको बताना चाहूंगा कि झांसी पुलिस प्रयागराज में इन सबों को जाके सौंपेगी, ऐसा अभी सुनने में आ रहा है। ये अभी की अपडेट है कि उसके परिजन शायद यहाँ नहीं आ रहे हैं। अभी जब से रात भर से ये लग रहा था कि खबरें ये आ रही थी, तो उसके परिवार और गुलाम की पत्नी, असद के परिवार के लोग मामा मौसा और नाना आ रहे हैं, और गुलाम की पत्नी आ रही है जो जिनका पोस्टमार्टम हो चुका है यहाँ पर। लेकिन अभी खबर ये है कि झांसी पुलिस इनको प्रयागराज में ले जाकर सौंपेगी। जी बिल्कुल। सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है पोस्टमार्टम तो बीती रात हो चुका है, क्या अतीक और अशरफ को जनाजे में शामिल होने दिया जाएगा? जी बता दें, उनके वकील ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोर्ट आज बंद है, और जिसके कारण
आज उन्हें परमिशन नहीं मिल पाएगी और अतीक और अशरफ इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे और साथ ही उनके परिवार के अन्य लोग भी इसमें नामजद हैं, जिसके कारण वो इसमें अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। हाँ, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है शाइस्ता परवीन अपने बेटे के शव को देखने के लिए वो शायद सरेंडर कर दें, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दें। ऐसे में अतीक अहमद और इनके जो परिवार के लोग हैं, करीब करीब सभी लोग नामजद हैं और लगातार कार्रवाई चल रही थी। और जिसके बाद कल असद मुठभेड़ में ढेर किया गया, जिसके बाद आज उनके पुश्तैनी कब्रिस्तान कसारी मसारी स्थित कब्र खोदी जा रही। 4 से 5 लोग मिलकर कब्र खोदने का काम कर रहे हैं और करीब अभी 4 से 5 घंटा लगेगा, जिसके बाद ये कब्र यहाँ पर खुद जाएगी और अतीक के पिता हाजी फिरोज की कब्र के बगल में ही असद की कब्र खोदी जा रही है। जी बिल्कुल, तौकीर आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीते दिन से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाइस्ता परवीन जो हैं वो सरेंडर कर सकती हैं, ऐसे में अब खबरें भी सामने आ रही हैं कि बीते 24 घंटे के अंदर जो है वो अब जल्द से जल्द जो है सरेंडर कर सकती हैं। लेकिन अगर शाइस्ता परवीन सरेंडर करती हैं तो क्या उनको जनाजे में शामिल होने दिया जाएगा? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से आज बताया गया कि आज जो छुट्टी है अम्बेडकर जयंती की वजह से कोर्ट बंद है, तो जाहिर तौर पर कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिलेगी। वो सीधा पुलिस से संपर्क करते हैं। अगर ये पुलिस पर डिपेंड करता है कि पुलिस उनको थोड़ी देर के लिए वहां पर ले जाए जनाजे में, या फिर वो खुद जनाजे में पहुंचे और वहां पर पुलिस पहुंचने के बाद उनको वहां से गिरफ्तार करे, तो जो भी है वो पुलिस के ऊपर डिपेंड रहेगा कि पुलिस उसमें उनके साथ सहानुभूति दिखाती है या नहीं दिखाती, ये पुलिस पर निर्भर करता है। लेकिन कोर्ट से इसमें कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पहले भी अपील की गई थी और वो कई अपीलें खारिज हो चुकी हैं। ऐसे में आज कोर्ट बंद है और कल भी कोर्ट बंद रहेगा सैटरडे की वजह से, और फिर उसके बाद रविवार है, यानी कि 2 से 3 दिन तक लगातार अभी कोई राहत कोर्ट की तरफ से नहीं मिलेगी अगर कोई भी अर्जी डाली जाती है। दूसरी तरफ अतीक की जमानत शुरू हो चुकी है, आज से उनकी जो पुलिस रिमांड ली गई थी उस पर सुनवाई होगी और खास बात है कि इसमें एटीएस भी उनसे पूछताछ कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि अतीक के साथ अशरफ से भी ये 4 दिन तक लगातार पूछताछ होगी, कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अबू सलेम कनेक्शन सामने निकल कर आया है कि उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए संपर्क किया था, उन अतीक के लोगों ने अबू सलेम से संपर्क किया था। इसके अलावा पाकिस्तानी कनेक्शन है कि उनको असलहे कैसे सप्लाई होते थे, ड्रोन के जरिए असलहे पहुंचाए जाते थे। तो ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो चार्जशीट में जो पुलिस रिमांड में मांगे गए हैं पुलिस की तरफ से। 200 से ज्यादा सवालों की झड़ी लगने वाली है, यानी कि एक तरफ बेटे का जनाजा होगा तो दूसरी तरफ अतीक से सवालों की झड़ी लगी होगी। जी बिल्कुल, दीपक आपसे भी जानना चाहेंगे किस वक्त तक जो है दोनों शवों को प्रयागराज ले जाया जाएगा? पोस्टमार्टम हुआ है, वहीं पर खड़े हुए हैं और रात भर से ये बराबर कयास लगाया जा रहा था कि अब उनके परिजन आ जाएंगे और ले जाएंगे, लेकिन अभी अभी जैसा अपडेट आया है कि झांसी पुलिस उनको प्रयागराज ले जाके इन सबों को सौंपेगी। यहाँ पर सभी मीडिया है, बाहर का भी पूरा मीडिया इसको लगातार कवरेज दे रहा है और लगभग हो सकता है कि इसको वहां तक प्रयागराज तक ये मीडिया फॉलो करे। जी बिल्कुल सही है। जिस तरह से जो है असद का एनकाउंटर हो चुका है और अब आगे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो है शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है, लेकिन इस बीच सवाल ये भी कि उमेशपाल हत्याकांड में जो अन्य आरोपी संलिप्त थे क्या उनकी धरपकड़ हो पाएगी, क्योंकि असद झांसी में ही था और ऐसे में झांसी के आसपास सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जी बता दें आपको कि जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर द्वारा कहा गया था कि असद और गुलाम अतीक अहमद को छुड़ाने की फिराक में झांसी पहुंचे थे, जहां पर उनको लोकेशन मिली, जिसके बाद मुठभेड़ में उन्हें ढेर कर दिया गया। ऐसे में अब साबिर और गुड्डू मुस्लिम जिस तरह से फरार हैं, जब मेन अभियुक्त असद को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद बहुत जल्दी गुड्डू मुस्लिम और साथ ही साबिर पर भी कार्रवाई होगी। जैसे कि कल फोटोज भी वायरल हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि साबिर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, मगर जब हमने आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो इस पर किसी ने कोई पुष्टि नहीं करी, जबकि जालौन और मेरठ से मुठभेड़ की खबर लगातार गुड्डू मुस्लिम की आ रही थी असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद। तो वहीं दूसरी तरफ अब अतीक अहमद से एटीएस भी पूछताछ कर सकती है। अतीक अहमद के कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि इनके कनेक्शन पाकिस्तान से हैं और ये विदेशी हथियारों का सप्लाई किस तरह से करते थे। ऐसे में एटीएस भी अतीक अहमद से पूछताछ कर सकती है। 17 तारीख तक अतीक की रिमांड है। ऐसे में धूमनगंज थाने में पुलिस अतीक और अशरफ को रख के पूछताछ भी कर रही है।
जी बिल्कुल, तौकीर आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से असद का जो है एनकाउंटर हुआ, क्या असद के एनकाउंटर के बाद जो है सभी आरोपियों में डर का माहौल बना, जो सब अब सरेंडर कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार जो है अतीक के परिवार में भी जो अन्य लोग थे वो भी लगातार सरेंडर करते जा रहे हैं? देखिए, जो नामजद आरोपी थे उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। हत्याकांड करीब 1.5 महीना बीतने वाला है, ऐसे में जब हत्यारे पकड़े नहीं गए तो पुलिस की कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही थी कि लगातार दबिश का दावा कर रही है पुलिस। अलग अलग प्रदेशों में पड़ी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि नेपाल में भी कई बार दबिशें दी गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। जाहिर तौर पर अब पुलिस ने जो असद को जिस तरह से एनकाउंटर में ढेर किया है उसके बाद से अपनी पीठ पर थपथपाई है और लगातार एसटीएफ अब जाकर लग रहा है कि पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड के बाद एसटीएफ की भूमिका अभी तक शून्य थी। सिर्फ जो पहले 2 लोगों को एनकाउंटर में मारा गया वो लोग भी पुलिस लोकल पुलिस के लोग थे, लेकिन एसटीएफ की भूमिका शून्य थी। अब पहली बार एसटीएफ सामने आई और मुख्य आरोपी को, और जो खास बात है गुलाम जिसको कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा गोली चलाने वाला हत्याकांड में वही था, उसको मार गिराया है। यानी कि 2 महत्वपूर्ण विकेट जो है वो एसटीएफ के द्वारा गिराए गए हैं। अब ऐसे में जो 2 और मजबूत जो आरोपी थे इसमें जिनको बताया जा रहा था कि बहुत शातिर हैं, जिसमें गुड्डू मुस्लिम और साबिर नाम बताया गया उनका, अब उनकी तलाश में जो दबिश तेज कर दी गई है, खासकर मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में, क्योंकि जहां पर बताया जा रहा था कि जिस तरह से असद को झांसी में पुलिस मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ, वहाँ मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय तक छुपा हुआ था। इसके अलावा उसने नेपाल में भी एक करीब 20 से ज्यादा दिन तक शेल्टर लिया था। ऐसे में इन 2 जगहों पर अब तफ्तीश तेज कर दी गई है। कई टुकड़ियां वहां पड़ी हुई हैं और एसटीएफ की वही सक्रिय टीम जिसने असद को मार गिराया है, उस टीम को सक्रिय किया गया और वही टीम लगातार सर्च कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि 24 घंटे जो बाकी के अपराधी हैं उनके लिए भारी पड़ सकते हैं। 2 से ज्यादा लोगों का भी और पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। आने वाले समय में उनके साथ भी मुठभेड़ हो सकती है कहीं ना कहीं। अब देखना होगा, इंतजार करना होगा। 24 घंटे बताया जा रहा है काफी भारी है। जी बिल्कुल, तौकीर सैयद, दीपक, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद और गुलाम की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई है। वहीं रायबरेली के शहीद सिपाही राघवेंद्र सिंह की मां और बहन निहायत खुश है। दोनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। हालांकि मां बेटी को अभी भी हत्याकांड के साजिशकर्ता माफिया अतीक और अशरफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतजार है। शहीद सिपाही राघवेंद्र सिंह की मां ने कहा कि उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात रहे उनके बेटे को गुलाम ने 3 गोलियां मारी थी। हम योगी बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जो गुलाम थे उन्होंने मेरे भाई पे 3 गोलियां बरसाई थी और जिन्होंने पूरी साजिश की थी, अशरफ और जो है अतीक ने, इन लोगों ने साजिश की थी। उन लोगों का यही जो परिणाम मिला है इससे हम बहुत खुश हैं और आगे भी योगी बाबा से हम विनती करेंगे कि जैसे इन लोगों को दिया आपने सज़ा वैसे ही आगे जो फरार है और जो जेल में हैं उनको भी अच्छे से अच्छी सज़ा मिले ताकि हम लोगों को संतुष्टि हो सके और हमारे मृतक भाई जो कि शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिल सके। योगी बाबा का धन्यवाद करेंगे। जो असद और गुलाम, जो उनका उमेश पाल का हत्याकांड में जो असद और गुलाम ने गोली चलाई थी, आज उन दोनों का ढेर हो गया है। इतने दिन के 1.5 महीने के अंदर हम योगी बाबा का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अतीक और अशरफ जो दोनों लोग इलाहाबाद में उनकी पेशी थी, वो लोग आए थे, उनके लिए भी सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग फरार हैं उनके लिए भी योगी बाबा की सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और ये जो असद और गुलाम ढेर हुए हैं हमारे बच्चे के और जितने परिवार के उजड़े लोगों की आत्मा को शांति पहुँचे, हम लोगों की बहुत खुशी हुई है। हम लोगों को सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतनी जल्द सुरक्षा, कड़ी से कड़ी सुरक्षा करके इतनी जल्द परिणाम दिया है। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी में प्रत्याशियों की सूची के लिए मंथन तेज हो चुका है। 14 अप्रैल को बीजेपी जारी कर सकती है पहली सूची। तो मंत्री
सांसद विधायकों के रिश्तेदारों को नहीं मिलेगा टिकट। बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन तेज हो चुका है, ये बड़ी और अहम जानकारी। बीजेपी में प्रत्याशियों की सूची के लिए मंथन किया जा रहा है। वह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से जो है बीजेपी प्रत्याशियों की सूची पर मंथन तेज कर रही है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज जो है प्रत्याशियों के नाम भी घोषित हो सकते हैं। देखिए जागृति, कल काफी देर तक जिस प्रत्याशियों को लेकर मंथन हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, जिसमें यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और दोनों डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम पदाधिकारी उसमें बैठक में शामिल हुए थे। सभी सीटों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जातिगत समीकरण को लेकर कहीं न कहीं पेच फंसा हुआ था। खासकर लखनऊ की और सीट की बात करें तो लखनऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले से ब्राह्मण प्रत्याशी यानी वंदना मिश्रा को उतार दिया। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप उस प्रत्याशी के आगे कहीं न कहीं चुनौती मानती है, क्योंकि लखनऊ में ब्राह्मण प्रत्याशी दिनेश शर्मा की बात करें तो लंबे अरसे तक यहाँ पर महापौर रहे हैं और बहुत ही आसानी से जीत उनको मिल जाती थी। अभी सविता भाटिया की बात करें तो पिछले लखनऊ के इतिहास में पिछले 100 साल में पहली महिला जो मेयर सविता भाटिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, लेकिन सविता भाटिया को मेयर बनाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। इसी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का मंथन जो है वो जातिगत समीकरण को लेकर जारी है। किस पे मोहर लग पाती है और क्या समीकरण भारतीय जनता बिठाएगी, यही वजह है कि कल इस मामले पर पूरा जो फैसला नहीं आ पाया है, पूरा मंथन नहीं हो पाया है। मुझे लगता कि आज उम्मीद है कि शाम तक वो लिस्ट जारी हो जाएगी, नहीं तो एक दो दिन में, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर भी हर एक सीट पर प्रत्याशियों को लेकर संज्ञान ले रहे हैं, उनको लगातार एक वाच भी कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय पार्टी के संगठन है वो कई नामों पर चर्चा हो चुकी है। फाइनल मुहर जो कार्यकारिणी समिति है उत्तर प्रदेश की, उसमें संगठन में तमाम लोगों की सहमति की जरूरत पड़ेगी। तो यही वजह है कि जो मेयर की जो लिस्ट है जातिगत समीकरण को लेकर अभी थोड़ा सा विलंब जरूर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी काट ढूंढना है, उनसे जिताऊ प्रत्याशी ढूंढना है, जातिगत समीकरण भी फिट करने हैं और लोकप्रियता भी ढूंढना है। तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिन प्रत्याशियों की घोषणा की है वो कहीं न कहीं जातिगत समीकरण के हिसाब से भी ठीक है और उनकी लोकप्रियता ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी उनकी काट किसको ढूंढेगी, फिलहाल उसका मंथन जारी है। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि वंदना मिश्रा के खिलाफ लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी किसको उतारेगी, किस पर विश्वास जताएगी और जनता का भरोसा जीतेगी। इसी तरीके से जो तमाम जो सीटें हैं मेयर की, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन जारी है। आज शाम तक मुझे लगता है स्थिति साफ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कौन से जिताऊ प्रत्याशी हैं, क्या समीकरण जाति समीकरण पे वहां पर बिठाले जाएंगे और क्या जो बूथ लेवल पे तो तैयारियां चल रही थी उस पर किस तरीके से वो जो प्रत्याशी फिट बैठेगा। जी बिल्कुल, फिलहाल जो है सूची तो शाम तक जारी हो सकती है, उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन किस तरह की तैयारियां वहां पर की जा रही है, क्योंकि सपा तो अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। देखिए कल काफी देर तक इस मामले पर बैठक चली थी। हालांकि उस बैठक में तमाम संगठन से सरकार से लोग उस पर बैठे थे, लेकिन पूरी सहमति को लेकर तमाम चीजों पर चर्चा हुई। कई प्रत्याशियों का जो पैनल है वो पहले से जो प्रक्रिया की गई थी कि हर प्रत्याशी सीट पर 3 से 4 उस पर प्रत्याशी के नाम आएंगे, उस पर फाइनल मुहर जो उत्तर प्रदेश की जो कार्य समिति की बैठक है वो फाइनल मुहर लगाएगी। अब उसको लेकर के लगातार कल बैठक में कहीं न कहीं जातिगत समीकरण का जो मामला फिट बैठ रहा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने थोड़ा सा मुश्किलें जरूर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा दी है, क्योंकि प्रत्याशियों का चयन समाजवादी पार्टी का मुझे लगता बेहतर है। यही वजह है कि अभी थोड़ा सा विलंब है। अब भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि उन प्रत्याशियों की काट कैसे की जाए, लोकप्रियता कैसे बढ़ाई जाए, और लगातार जिस तरीके से अभी आपने देखा किस तरीके से मंथन हुआ है। हालांकि तमाम जो लोग हैं इसको लेकर अभी भी वहां पर सोच सिफारिश का दौर भी चल रहा है। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर भी अभी भी घूम रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया है कि जिस मंत्री या विधायक या फिर जो पदाधिकारी हैं वो अपने रिश्तेदार या फिर चाहते वालों को उस पर शोर सिफारिश न करें, ताकि निष्पक्ष एक
उस पे जो प्रत्याशी के जो चुनाव सहमति बन पाए, उनकी जिताऊ प्रत्याशी की तलाश पूरी हो पाए, लोकप्रियता हो। और ये क्षेत्रीय चूंकि चुनाव होते हैं, जो सुख सुविधाएं क्षेत्र की होती उनको लेकर चुनाव होते हैं, ऐसे में क्षेत्र से जो लोकप्रिय जो प्रत्याशी होगा उसी की जीत हो पाएगी। मुझे लगता है इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है और आज मुझे लगता है वो मंथन पूरा हो जाएगा। उसके बाद इस सूची जो है भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी प्रत्याशियों की। जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां आज बैसाखी स्नान का पर्व है, वहीं हर की पैड़ी पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। तो मेले क्षेत्र को 4 सुपर जोन में बांटा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आज, जहां मेले क्षेत्र को 4 सुपर जोन में बांटा गया और ऐसे में प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आज बैसाखी का स्नान पर्व है और ऐसे में हर की पैड़ी पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां बाबा साहिब की प्रतिमा पर सीएम योगी आदित्यनाथ माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।